अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। वैसे आज का लेक्चर जो होगा वो थोड़ा सा छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा पेंडिंग था। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे हेनरीज लॉ। ठीक है जी, तो आज हेनरी लॉ की हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि हेनरी लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशंस है। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। Now, what are applications? Applications of Henry's law. Henry's law. तो अब आप बताएं हेनरी लॉ को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, हेनरी लॉ की इक्वेशन में यहाँ से लिखता हूँ पी, उसके बाद हमने कांस्टेंट लिखा था हेनरी मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जितना पर प्रेशर ऊपर से आप प्रेस करोगे उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, गैस की। तो वो हमने सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो बता दीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो पहले कहाँ पे यूज़ होता है हेनरी लॉ? पहले होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ, देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन ऑफ, कहाँ पे? कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेज के अंदर। तो बच्चों लोग, पहले कहाँ पे यूज़ होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू हैव सीन, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हो कुछ खरीद के लाते हो, ठीक है, तो आपको ऐसी बोतल, आप जो बोतल लेके आते हो ना, वेरी गुड, तो आपने देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम हियर मेकिंग अ बोतल, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो ये एक बोतल है। ठीक है, और इस बॉटल के अंदर क्या होता है? वेरी गुड, आप कोई एग्जांपल बताओ, कोई भी। आप मान लीजिए दिस इज कार्बोनेटेड, ये कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? इसके अंदर जो ऊपर सील किया होता है अंडर हाई प्रेशर, इसमें कौन सा गैस डाला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई दीज ऑल बेवरेजेस, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको हम सबको क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल कॉल्ड कार्बोनेट, बिकॉज इनके अंदर कौन सा गैस डिजोल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। अब उसके बाद हम इसके अंदर, जो इसके अंदर तो लिक्विड होगा ऑलरेडी, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट के अंदर हम अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं? अप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, है कि नहीं? बट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप इसके अंदर भेजते हो? अंडर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि अंडर हाई प्रेशर जितना आप प्रेशर, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना आप उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर में भेजोगे उस बॉटल के अंदर, ठीक है ना, और उतना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फिर जब आप क्या करते हो, जब आप ये बॉटल क्या करते हो, ऊपर से ढक्कन आप ओपन करते हो इसका, है कि नहीं, उसके बाद आप देखते हो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर पहले प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। इधर प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर, क्योंकि अंडर हाई प्रेशर से हमने भरा है। जब आप बॉटल को ओपन करोगे जी, ठीक है, तो ये गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और तब तक निकलेगा जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर स्टेबल होगा, और फिर ये क्या बबल के फॉर्म में नहीं निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो अंडर हाई प्रेशर। और हमें ये, हम इसके अंदर अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड भरोगे उतना वो उसके अंदर डिजोल्व रहता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें एप्लीकेशन समझ में आती है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, और कहाँ पे होता है? इन डीप सी, इन डीप सी, समंदर के अंदर, इन डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग। ठीक है जी, इन डीप सी डाइविंग, इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल क्या होता है? हेनरी लॉ। ठीक है जी, अब मेरी बात समझ लें, यहाँ पे हम कैसे लॉ को समझते हैं। आपको पता है, आपको पता है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, ये मैं फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे ये कोई समंदर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए समंदर के नीचे ये ऊपर लेयर है और इसके नीचे क्या है भाई साहब? वेरी गुड, इसके नीचे वाटर है कि नहीं? अब आप एक काम करिए, जब बंदा इधर होगा ना, उसी है, आपका बंदा इधर बैठा है, ठीक है जी, ये इधर बैठा है और इसने पीछे क्या लिया है? इसने पीछे लिया है सिलेंडर। अब ये कंप्रेसिबल सिलेंडर, क्योंकि इसको क्या जाना है? इसको नीचे जाना है। ठीक है, अब जब ये सरफेस पे है, जब ये बंदा कहाँ पे बैठा है? वेरी गुड, सरफेस पे बैठा है, तो सरफेस पे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम। तो जो सिलेंडर के अंदर इसने कौन कौन सा गैस लिया है? इसने लिया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कौन सा लिया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और प्रेशर क्या है, ऊपर प्रेशर सरफेस पे क्या है, कम है। तो जो नाइट्रोजन गैस है ये कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि जितना आप प्रेशर ज़्यादा दोगे उतना गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब ये बंदा ना, इसको कुछ देखना है, चलो ये इस शिकार में पड़ा है, इसको नीचे देखना है, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, ये नीचे आता है, बंदा नीचे आ गया, ठीक है जी, देखो आया कि नहीं, ये बंदा नीचे आया और साथ क्या लाया, वेरी गुड, साथ इसके सिलेंडर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जितना ये डेप्थ में जाएगा, जितना ये क्या जाएगा, जितना ये डेप्थ में जाएगा, तो सर उतना क्या होगा, सर जितना ये डेप्थ में जाएगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। और जो इसने ये कंप्रेसर सिलेंडर साथ लिया है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो गैस अब निकलेगी, है कि नहीं। और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये गैस इसके ब्लड में क्या होगा, ज़्यादा और ज़्यादा डिजोल्व, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, नीचे पे डेप्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। और जब डेप्थ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये जो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। बट कहाँ पे सॉल्युबल होगा, इसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एट डेप्थ पे, ठीक है ना, गैस क्या हो गया, गैस हो गया सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल, ठीक है, मोर सॉल्युबल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को तो पानी के अंदर है ना, नहीं है, ठीक है। अब तो बेचारा क्या आएगा, अब ये आया धीरे धीरे क्या आएगा, ये ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ, जब ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा तो बताओ प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, वेरी गुड, प्रेशर कम होगा। अब बताओ, मान लीजिए इसके अंदर ब्लड, ये जो कैपिलरीज है कि नहीं, कैपिलरी, इनके अंदर क्या था, इनके अंदर ब्लड था कि नहीं, ब्लड। और ब्लड के अंदर डिजोल्व क्या हुआ था, ब्लड के अंदर सर डिजोल्व हुआ था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हुआ था कि नहीं डिजोल्व। अब बताओ, जब ये बंदा बाहर आएगा, है कि नहीं, अब जब बाहर आएगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम। तो बताओ, ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं। अब बताओ, अब ये गैस ब्लड से बाहर निकलेगा, क्योंकि अब ये डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर कम है ऊपर, जब ये बाहर आएगा तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ बबल्स क्रिएट करता है, और ये ब्लड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स बाहर निकल जाता है, बबल्स। बट क्या ये जो बबल्स है ना, ये जब निकलेंगे ना इस ब्लड के अंदर, इस कैपिलरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो ये आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक करेगा इस कैपिलरी को। देखो ये बहुत डेंजर है कि नहीं, डेंजरफुल। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो नाइट्रोजन गैस होगा, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स निकलेगा, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा कैपिलरीज को। एवन दो अगर ये कैपिलरीज को ब्लॉक करेगा, तो और या तो क्या कर सकता है, या तो स्टारवेशन ऑफ टिश्यूज कर सकता है। दिस इज स्टारवेशन ऑफ टिश्यूज। व्हाट आर स्टारवेशन ऑफ टिश्यूज, वेरी गुड। स्टारवेशन ऑफ टिश्यूज का यह मतलब है कि अब ये जो मतलब ब्लड में एज ए बबल, यहाँ पे इसने मान लीजिए रोड ही ब्लॉक के अंदर, ब्लड के अंदर, तो अब सेल्स और टिश्यूज के अंदर क्या नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये ब्लॉक हुआ है, तो वहाँ से स्टारवेशन होता है। इवन या तो अगर इतने बबल्स निकलेंगे, अगर ये तेज़ी से ऊपर आए, इतने बबल्स बनेंगे, इवन दो समटाइम्स ये इतना डेंजर है कि कैपिलरीज ही क्या ब्रेक होगी, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ये चीज़ें आपने समझी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंड्स। तो इसके अंदर बैंड्स आ जाएंगे। ना व्हाट आर बैंड्स, वेरी गुड। बैंड्स वो जब नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, जब वो ऊपर आ जाएगा बंदा और उसकी प्रेशर ऊपर कम होगा, और ये जो गैस नीचे सॉल्युबल हुआ था अब ऊपर क्या हो जाएगा, कम सॉल्युबल, ये बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ, कैसे निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और जब ये इन द फॉर्म ऑफ बबल्स निकलेगा, तो वहाँ से ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कैपिलरी को। इवन सम केसेस में ये रेप्चर भी हो सकता है, यहाँ स्टारवेशन ऑफ टिश्यू करेगा। इसको हम बोलते हैं बैंड्स, ठीक है। अब बताओ हाउ टू अवॉइड दीज बैंड्स, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आज मॉडर्न वाले हैं, जो आजकल क्या होता है, जो मॉडर्न में है, ठीक है, मॉडर्न में हम क्या करते हैं, हम साथ साथ नाइट्रोजन तो डालते हैं और क्या डालते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है ना। आज इसके अंदर हीलियम ऐड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कौन सा गैस इस सिलेंडर के अंदर, ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ये आज हीलियम ऐड करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब आज हम ऐड क्या करते हैं, हीलियम। अब अगर आप परसेंटेज भी देखो, इसका होता है 11.7, और इसका आप लीजिए 56.2%, और इसका
बाकी कितना बचता है वो आप खुद देखिए 31.2%। ठीक है, तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ जो आपका ये गैसेस होते हैं मिक्सचर सिलेंडर के अंदर वो। नाउ हीलियम का क्या मतलब है, हीलियम क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम का ये एडवांटेज है, हीलियम इज़, ये क्या होता है, हीलियम इज़ लेस सॉल्युबल, ये कम सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हीलियम लेस सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, फर्स्ट एडवांटेज। और सेकंड, एज वी नो हीलियम का जो होता है वो एटम स्मॉल होता है, हीलियम का एटम क्या होता है, स्मॉल, तो इट कैन ईजिली पास सेल वॉल, तो ये सेल वॉल से ईजिली पास हो निकल सकता है। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ओवर नाइट्रोजन। तो हीलियम का ये एडवांटेज है, एक तो ये सॉल्युबल होता है, कम सॉल्युबल होता है, मेरी बात समझ लो, हीलियम इज लेस सॉल्युबल एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। और सेकंड, हीलियम स्मॉल एटम है और ये सेल वॉल को भी पार कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये दो एप्लीकेशन समझ में आई। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो डीप सी डाइविंग वाले, जिनको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग या डाइवर्स, वहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, डेप्थ में प्रेशर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ऊपर आने से प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम, हो रहा है अप्लाई, वेरी गुड। और बताओ कहाँ पे नंबर थर्ड, और कोई एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, बताओ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, बताओ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ये वर्क करेगा कि नहीं लॉ? वेरी गुड, बताओ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होगा? सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे, लिसन, ये आपका हाई ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, यहाँ से जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है। और वैसे बात है, जब आप ऊपर, अब जो क्लाइंबर्स वाले होते हैं वो पीछे क्या लेते हैं, सिलेंडर साथ लेते हैं, और जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पहुंचोगे प्रेशर क्या है, कम। और जब प्रेशर कम होगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, वेरी गुड, वो कम मिलेगा हमें, क्योंकि वो डिजोल्व कम होगा। और उसकी वजह से अगर हमें इम्प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम होंगी, क्या होंगी, हमें अनएबल टू थिंक, हम नहीं सोच सकते, अनएबल टू थिंक, इसका मतलब हमारी थिंकिंग पावर, मेंटल पावर ख़त्म होगी। और जब हम नहीं सोचेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इससे क्या होगा, इससे होगा एक डिजीज दैट्स कॉल्ड एनॉक्सिया। तो इससे क्या होगा, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स व्हेन, जब आपका ऑक्सीजन क्या होगा, लेस अमाउंट्स में मिलेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, जब आपका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर जाने से, ऊपर हाई माउंटेन्स पे, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाने पे प्रेशर कम होगा, और इवन प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डिजोल्व कम होगा। और व्हेन यू इन डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर क्या होगी, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लाइक वी कांट थिंक प्रॉपरली, हमें थोड़ा सा टायर्डनेस, चक्कर, या तो क्या अनएबल टू थिंक, या तो सोच नहीं सकते अच्छे से, तो इस डिजीज़ को या इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें डिजीज़ बोल दी, एक मान लीजिए आप, एक बैंड्स मैंने बोला था और दूसरा एनॉक्सिया। बैंड्स मतलब जब नाइट्रोजन की वजह से वो बबल्स फॉर्मेशन में आपका स्टार्वेशन ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, या रेप्चर ऑफ, कभी कभार कैपिलरी भी होती है। और एनॉक्सिया वो होता है जब आप ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से कुछ सोच नहीं सकते, जब आपका मेंटल वो काम ही नहीं करता है। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको तीन एप्लीकेशन हैंडल ला के समझाए, वैसे ही बेसिक है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, तो मैंने थोड़ी सी आपको गाइडेंस दी कि किस तरह से ये लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है, चलो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। शाबाश, लिख लो। नाउ एप्लीकेशन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशंस। नाउ हेनरी लॉ के लिमिटेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हेनरी लॉ के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ हेनरी लॉ कब कब किस कंडीशन पे वैलिड होगा। तो हेनरी लॉ इज़ वैलिड ओनली, देखो कहाँ कहाँ पे वैलिड होगा, इज़ वैलिड ओनली। हमें क्या क्या करना है, तब तब हम लोगों का हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। तो हेनरी लॉ इज़ वैलिड ओनली, देखो करना क्या है, पहले जो आपका गैस का, पहले आपको क्या करना है, जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज़ लो, प्रेशर इज़ लो। इसका क्या मतलब है सर जी, इसका ये मतलब है जब आप हेनरी लॉ जब एप्लीकेबल कब कब होगा, वैलिड कब कब होगा, जब आप गैस का प्रेशर क्या रखोगे, लो रखोगे। क्यों प्रेशर क्यों लो रखना है, एज वी नो दिस इज पी इज इक्वल टू दिस के एच एक्स, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे प्रेशर, उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप
अनलिमिटेड प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं, ये कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब प्रेशर उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रेशर शुड बी मिनिमम। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। सर प्रेशर क्यों लो है, क्या हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, के एच, अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे, जो के एच है ना, ये क्या दिखाएगा, इट शोज वेरियस डिविएशंस, तो ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से डिविएट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, ये डिविएशंस दिखाता है। दैट्स वाई हमें अगर हेनरी लॉ का वैलिड रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जानी हमें करना पड़ेगा प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। और क्या करना पड़ेगा, यस, और हमें प्रेशर के बाद टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये आप सॉल्वेंट यहाँ पे डाल रहे हो और आपको क्या करना है, इसके अंदर मिक्स करना है गैस, ठीक है, ये गैस है, ये इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है जी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, इसका मतलब गैस का टेम्परेचर आपको लो नहीं रखना है, मतलब ये जम जाएगा, ऐसा नहीं करना है, फिर वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। थोड़ा सा आपको मॉडरेट टेम्परेचर रखना पड़ेगा गैस का, दैट्स वाई ये फिर एप्लीकेबल होगा। फिर जितना आप गैस को दबाओगे उतना वो सॉल्युबल होगा, लेकिन जब आप जमा हुआ गैस लगाओगे, टेम्परेचर बहुत कम करोगे, कम की वजह से ये जम जाएगा, गैस पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, फिर सॉल्युबल ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, लोअर। और बताओ, और एक इम्पॉर्टेंट, गैसेस शुड नॉट बी केमिकली रिएक्ट किसके साथ, रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ गैस को केमिकली रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। दैट इज ना तो एसोसिएशन होनी चाहिए, जुड़ना चाहिए इवन, और ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए, ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई गैस लाया है, फॉर एग्जांपल मैंने गैस दिया है NH3, अमोनिया को मैंने डिजोल्व करना है पानी के अंदर, बताओ क्या इस पे लॉ एप्लीकेबल होगा। अमोनिया को मैंने वाटर के आप लास्ट वाले लेक्चर्स देखो, वहाँ पे मैंने बोला है कौन से गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कौन से कम, कौन से कंडीशंस, वो पढ़ लो। अमोनिया को जब आप पानी के अंदर मिलाओगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा NH4OH, एक किस्म की एसोसिएशन हो गई, ठीक है। इसका मतलब गैसेस शुड नॉट बी केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, मतलब ये रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है NH4OH, इसका मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल, क्यों, जब यहाँ पे प्रोडक्ट नया बनेगा फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि मोल्स कितना बना, सॉल्युबल कितना हो गया, प्रेशर कितना है, दैट्स वाई ये अलग अलग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक अभी इसमें भी मैं एक ऐड करवा सकता हूँ, गैसेस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल, इसका यही मतलब है गैसेस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल, इसका मतलब फिर वो हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर आपको थर्ड पॉइंट समझ में आता है फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ, गैस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंपाउंड फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सेपरेट सॉल्वेंट अलग से रहना चाहिए, एवं इसमें डिजोल्व होने के बाद भी अलग अलग कंपोनेंट होना चाहिए, गैस ही इसके अंदर होना चाहिए, सॉल्वेंट ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हेनरी लॉ कब का वैलिड है, कब का वैलिड है, जब आप प्रेशर को लो रखोगे, वेरी गुड, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा लो भी नहीं रखोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप गैसेस शुड नॉट बी केमिकली, इसमें एप्लीकेबल तभी रहेगा लॉ जब आपका गैस रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। एंड वी नो कि हमें फिर सॉल्युबल गैसेस ज़्यादा नहीं चाहिए, जो गैसेस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल। आई होप ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक से है, ठीक है ना। ये तो आपने अगर आपने लास्ट लेक्चर्स पढ़े होंगे तो यू विल गेट दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है जी। देखो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, 1 लीटर ऑफ वाटर, मैंने लिया 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर ए नाइट्रोजन, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर, कितना नाइट्रोजन प्रेशर है, नाइट्रोजन प्रेशर 1 atm, तो इतना दिया है प्रेशर 1 atm, डिजोल्वड 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 293 केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो करना क्या मैं समझा देता हूँ। 1 लीटर ऑफ वाटर
अंडर नाइट्रोजन प्रेशर। मतलब हमने पानी लिया है 1 लीटर, ठीक है जी, सॉल्वेंट कितना लिया है 1 लीटर, अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर। हमें कौन सा गैस डिजोल्व करना है सर नाइट्रोजन गैस इसमें डिजोल्व करना है। और नाइट्रोजन को ऊपर हम कितना प्रेशर दे रहे हैं सर, आप दे रहे हो 1 atm प्रेशर, ठीक है। और जब आप 1 atm प्रेशर नाइट्रोजन को दे रहे हो सर, इतना गैस इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, कितना हो रहा है 0.02 ग्राम, ठीक है। अब हमें ये देखना है हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू KHX, ठीक है जी। अब बताओ प्रेशर कितना दिया है सर, प्रेशर 1 बार दिया है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे इक्वल्स टू KH, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाद में। अब व्हाट इज काई, इट इज हियर द मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन का गिवन मास कितना दिया है 0.02, और मोलर मास कितना निकलेगा नाइट्रोजन का 28। तो नाइट्रोजन का गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप KH की वैल्यू निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप जो ये शॉर्ट वीडियो, मतलब आज लेक्चर छोटा ही बना क्योंकि हमें थोड़ा पेंडिंग था, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ये सारा सॉल्युबिलिटी ख़त्म किया, आप इसको अच्छे से देखिए। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर, वहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हम सीखेंगे। और ठीक है, और जो जो वीडियो देख रहा है वो अपने फ्रेंड्स और किसी और के साथ, जो भी 11th 12th जो भी पढ़ते बच्चे, उनके साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।